प्रिय विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोगों को अवगत है कि हमारे द्वारा योग अध्यात्म का भी कार्यक्रम चलता रहा है, जिस संदर्भ में पिछले 2014 से यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहा है और बीच में कोरोना काल के चलते यह कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए बंद पड़ा। लेकिन पुनः इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए विश्वरूप योगपीठ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश एवं डिस्ट्रिक्ट योगासना एसोसिएशन आजमगढ़, जो कि संबद्ध है उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा संचालित है, कुछ के संयुक्त प्रयास से पुनः बच्चों के अंदर योग को लेकर के जागरूकता फैलाने तथा उनको स्वस्थ रखने और समृद्ध बनाने की दिशा में यह कदम पुनः उठाया गया है। तो जैसा कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान किए हुए पिछले 2014 से जो यह कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम की प्रमुख जो उपलब्धियां रही हैं, गांव-गांव में योग को पहुंचाना, विद्यालयों में जाकर योग कार्यक्रम को संचालित कराना तथा बच्चों को पुरस्कृत करना, ये समस्त कार्यक्रम इसके तहत रहे हैं। इसी संदर्भ में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है कि बच्चों के बीच में योग के प्रति जागरूकता बढ़े तथा उन्हें योग की जानकारी दे करके अच्छे बच्चों को पुरस्कृत किया जाए, जिससे कि उनके अंदर इसके प्रति आकर्षण हो और उत्साह बढ़े। तो विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में पिछले बार यह कार्यक्रम हुआ था प्रतियोगिता का, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में बहुत से बच्चों को पुरस्कृत किया गया था, प्रमाण पत्र जो कि पतंजलि द्वारा प्रदान किया गया था। और ये गांव-गांव में योग शिविर लगाए गए थे, जिसके कुछ झलकियां आपको दिखाए जा रहे हैं मेरे द्वारा तथा सहयोगी हमारे टीम के द्वारा। इस कार्यक्रम को गति दिया गया था। और इस कार्यक्रम में जो विशेष सहयोग मिला है डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन आजमगढ़, जो कि संबद्ध है उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन से, इसके संयुक्त प्रयास से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो प्रिय छात्रों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पुस्तक आप लोगों को प्रदान की जाएगी। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी पूरी दे दें। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपके यहाँ हमारे टीम के सदस्य पहुँचेंगे, या हो सकता है हम स्वयं आपके यहाँ आएँ, और आपको जो है एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आप अपनी डिटेल भर करके एक फ़ोटो चस्पा करके आप देंगे। यह प्रतियोगिता बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का एक भी रुपये आपको नहीं देना है। यदि कोई ऐसा करता है तो वो गलत है। और यह प्रतियोगिता का केवल उद्देश्य है बच्चों के बीच में योग की जागरूकता फैलाना, स्वस्थ जीवन शैली कैसी हो, इसके प्रति जागरूकता फैलाना है। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो विश्वरूप दर्शन है, यह पुस्तक आपको फ्री में दी जाएगी। जैसे ही आप फॉर्म भर करके उपलब्ध कराएंगे, तुरंत आपको यह पुस्तक दी जाएगी। और इस पुस्तक के अंदर तो हालांकि बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन 4 अध्याय को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप उन प्रश्नों के सही उत्तर दे देते हैं तो आपको उचित पुरस्कार एवं ट्रस्ट के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। तो इस पुस्तक में जो पहला लेसन है उसको शामिल किया गया है, चौथा लेसन को शामिल किया गया और 6वें तथा 11वें को, यानी इस प्रकार से 4 अध्यायों को शामिल किया गया है। तो आइए हम लोग पहले अध्याय पे चलते हैं और पहले अध्याय के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हालांकि आपको पुस्तक मिलेगी, आप स्वयं उसको देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि
चैनल के माध्यम से आपको कुछ जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आपको इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने में कोई कठिनाई न हो। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला लेसन का यह प्रश्न है जो आपके समक्ष मैं दिखा रहा हूं। आपको पुस्तक मिलेगी तो आप उसमें इन प्रश्नों को देख पाएंगे। मैं इन प्रश्नों के उत्तर को आपको बता दे रहा हूं। 4 अध्याय, जैसा कि मैं बता चुका हूं, 4 अध्याय शामिल किया जाएगा। तो पहला अध्याय का यह प्रश्न है, योग का अर्थ बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आपकी पुस्तक में मिल जाएगा, योग शब्द का निर्माण युज धातु से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना या मिलाना। योग क्रिया द्वारा कार्य करते समय शरीर और मन में तालमेल बैठता है। योग क्रिया द्वारा मन शांत, शरीर में स्फूर्ति मिलती है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, अष्टांग योग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी पुस्तक आपको जो मिलेगी उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर यह है कि योग के अंगों के बारे में जानो। योग के 8 अंग होते हैं, इसीलिए इन्हें अष्टांग योग कहते हैं। इसमें 8 अंगों के नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर है प्रातः काल कब उठना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है आपके, जो प्राणायाम का क्या आशय है। तो आप लिख सकते हैं कि निश्चित विधि से सांस को अंदर लेना व बाहर छोड़ना प्राणायाम कहलाता है। फिर है कि यम से क्या अभिप्राय है। तो यम अर्थात अपने मन को अच्छे कार्य में लगाना, जैसे हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, चरित्र की रक्षा करना, यही यम है। अगला दिया हुआ, इसमें बहुविकल्पी हला हमने भर दिया है, आप देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रातः 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। योग शब्द का निर्माण युज धातु से बना है। जीवन की दिनचर्या को प्रतिदिन सुधारते हुए आगे बढ़ना ही नियम है। अगला दिया हुआ है, खाली है, इसमें जैसे मैं भर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर एकांत, शांत एवं खुले स्थान पर योग क्रिया करनी चाहिए। शीत ऋतु में पहले व्यायाम पुनः प्राणायाम से विशेष लाभ पहुंचता है। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, इसमें बच्चों जितना भी दिया है उसमें केवल ग वाला सही है। सांसों को अंदर बाहर लेना व छोड़ना प्राणायाम है, बाकी सब गलत है। अब मिलान कीजिए में आप देख सकते हैं, मिलान कीजिए में आप देख सकते हैं, योग को मिलाएंगे युज से, आसन को मिलाएंगे लास्ट वाले योग की विभिन्न क्रियाएं, और जो है प्राणायाम को मिलाएंगे सांसों को अंदर छोड़ना एवं लेना व छोड़ना, और ध्यान को मिलाएंगे एकाग्र चित्त, प्रत्याहार को मिलाएंगे सामने दिया इंद्रियों पर नियंत्रण, और यम को मिलाएंगे ऊपर वाला है हिंसा न करना, सत्य बोलना। सही है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। देखिए थोड़ा साफ नहीं आया, इसको इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, यह है आपका अगला वाला, यह आपका चौथा लेसन है। देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। दिया हुआ है मत्स्यासन किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप जो है प्रिय छात्रों, मत्स्यासन आपकी पुस्तक में दिया होगा कि मत्स्यासन अर्थात मछली आसन, शरीर को मछली के आकार में स्थिर करना मत्स्यासन कहलाता है। फिर दिया है कि यह आसन को करते समय किस स्थिति में बैठते हैं। तो इस आसन को करते समय पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं। फिर दिया हुआ है यह आसन किस आसन के बाद करना चाहिए। तो यह आसन पश्चिमोत्तान आसन के बाद करना चाहिए। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, गलती हो गया। यह आसन सर्वांगासन के बाद करना चाहिए, सर्वांगासन के बाद, पश्चिमोत्तानासन नहीं, सर्वांगासन के बाद करना है। आपकी पुस्तक में दिया होगा, आप पढ़ लेंगे इस पाठ को तो मालूम हो जाएगा। फिर है स्वस्थ व्यक्ति इस मत्स्यासन को कम से कम कितनी आवृत्ति कर सकता है।
तो 4 से 5 बार या 5 से 6 बार यहाँ लिख सकते हैं, 5 से 6 बार। ठीक। अच्छा, फिर दिया है मत्स्यासन से होने वाले महत्वपूर्ण लाभ बताइए। तो मत्स्यासन से पहला लाभ ये होता है कि आंतों को सक्रिय करता है, कब्ज की शिकायत को दूर करता है, थायराइड पैराथायराइड एंड्रियल को स्वस्थ बनाता है, और सर्वाइकल पेन यानी दर्द में यह जो है यह आसन बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। ठीक। फिर है लास्ट वाला एक ठो कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कमर व रीढ़ में दर्द होने पर किस आसन को नहीं करना चाहिए। तो कमर और रीढ़ में दर्द होने पर पश्चिमोत्तान आसन को नहीं करना चाहिए। दिया प्रिय छात्रों, खाली स्थान में है मत्स्यासन अर्थात मछली आकृति। ठीक। आगे देखते हैं, हाथों से पैर के खाली स्थान है, देखिए भरा हुआ है, अंगूठे को पकड़कर कोहनियों को भूमि पर टिकाएं। फिर दिया हुआ है यह सर्वांगासन का प्रतियोगी आसन है। फिर दिया है अभ्यास के समय श्वास रोक कर रखें व पुनः सामान्य स्थिति में श्वास को छोड़ दें, पेट के लिए उत्तम अभ्यास है। फिर इसके बाद ये देखिए दिया हुआ विकल्पी है। तो विकल्पी में जो है पद्मासन की स्थिति में बैठकर एक हाथ का सहारा लेते हुए मत्स्यासन करें, दोनों हाथ का सहारा लेते हुए मत्स्यासन करें। तो एक हाथ का सहारा नहीं लेंगे, ये वाला आपका सही है, बी मतलब दूसरा वाला सही है। ठीक है, दोनों हाथ का सहारा लेते हुए मत्स्यासन करें। फिर दिया हुआ है कि आसन की स्थिति में स्वयं को रखें बाहर की तरफ भीतर की तरफ सामान्य, यानी श्वास को कैसी स्थिति में रखना है तो ये बता रहा है। अब देखिए आसन करते समय श्वास को अंदर रोक कर रखें। फिर आसन का प्रतियोगी आसन है, आसन का प्रतियोगी आसन कौन है, सर्वांगासन है। फिर आपका दिया हुआ है मत्स्यासन को सामान्य रूप से कहते हैं, मत्स्यासन को सामान्य रूप से क्या कहते हैं, मछली आसन कहते हैं। फिर दिया है सही मिलान कीजिए, पद्मासन की स्थिति में पेट के बल लेटकर संगवान, देखिए इसका दोनों का है, पेट के बल लेट करके सर्वांगासन करते हैं, पद्मासन की स्थिति में मत्स्यासन करते हैं। ठीक। प्रिय छात्रों, ये लेसन 6 का प्रश्न है, लेसन 6, जैसा कि लेसन 6 आएगा आप लोगों में, अर्धमच्छिंद्र आसन को करने की विधि का विस्तार से वर्णन करें। तो देखिए भैया, अर्धमच्छिंद्र आसन का पहला जैसे ही खोलेंगे पार्ट 6 ऊपर एकदम शुरू में दिया होगा, इसको दंडासन में बैठकर बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को नितंब के पास लगाते हैं, दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के पास लगाते हैं। यह पुस्तक आपको मिलेगी, आप इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है क वाले का। फिर ख वाले का उत्तर, अर्धमच्छिंद्रासन किस आसन के बाद करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो अर्धमच्छिंद्र आसन पश्चिमोत्तान आसन के बाद करने पर विशेष लाभ मिलता है, यानी पश्चिमोत्तान आसन यहाँ लिखेंगे, किताब में आपके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे पश्चिमोत्तानासन के बाद इसका लाभ मिलता है। फिर इसके बाद दिया हुआ अर्धमच्छिंद्रासन करने से होने वाले प्रमुख लाभ का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो 2 लाभ इसका विशेष होता है, मधुमेह और कमर दर्द में बहुत लाभकारी ये आसन है, और उदर विकारों को दूर करता है तथा आंतों को बल प्रदान करता है। इसके बाद घ वाला है कि अर्धमच्छिंद्रासन करते समय किन सावधानियों को ध्यान रखते हैं। तो सावधानी ये है कि कोई भी आसन करने से पहले आपको अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना पड़ता है। स्वस्थ का मतलब है कि नित्य क्रिया से निवृत्त होना होगा, आपको पूरी तरह से साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक ना, माने इसमें आप भर देंगे कि नित्य क्रिया से निवृत्त होना चाहिए, और ये घ वाले प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द है, नित्य क्रिया से निवृत्त होना चाहिए। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं भर दिया हूँ पहले से ही। दंडासन में बैठकर बाएं पैर को मोड़कर, दंडासन में बैठकर बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को नितंब के पास लगाते हैं। फिर ख है, दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के पास चित्रानुसार बाहर की ओर भूमि पर रखें। ग है, मधुमेह कमर दर्द में लाभकारी है। और घ अर्धमच्छिंद्रासन दंडासन की स्थिति में बैठकर किए जाने वाला आसन है। सर्वोत्तम आसन है, कौन सर्वोत्तम आसन है।
फिर अंगा दिया है कि पश्चिमोत्तानासन के बाद अर्धमच्छिंद्रासन किया जाता है। ये आपकी पुस्तक में बेटा बाबू सभी लोग जान लें इस बात को, जो लोग परीक्षार्थी हैं, जो लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। यह पुस्तक आपको निःशुल्क दी जाएगी। इस पुस्तक को आप प्राप्त करें, पढ़ें, इससे जानकारी प्राप्त करें, प्रतियोगिता में भाग लें और आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। फिर दिया है कि मधुमेह कमर दर्द में लाभकारी है, तो तुरंत लगाएंगे अर्धमच्छिंद्रासन। उदर विकारों को दूर कर आंतों को बल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? बल प्रदान करता है। फिर है दाएं हाथ को पीठ के पीछे से घुमाकर बाएं खाली स्थान के मूल को स्पर्श करें, तो देखिए क वाला जंघा के मूल को स्पर्श करें। चित्र देखकर सही विकल्प लगाएं। देखिए पहला जो चित्र है वो क है, दूसरा चित्र जो है वो ख ऑलरेडी सीधे सीधे दिया है, और तीसरा चित्र ये दिया हुआ धनुरासन, चौथे का नाम नहीं दिया है। तो यानी ये तीनों सही हैं और ये गलत है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तक में दिया हुआ जो लेसन है 11वां, उसमें खेल से संबंधित लेसन दिया हुआ है, खो खो खेल से संबंधित, और इसको भी आपकी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। तो जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि खो खो खेल में टीम में 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं, और प्रत्येक टीम के जो 9 खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं। 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं, उन्हें अतिरिक्त खिलाड़ी कहते हैं। फिर है खो खो खेल में लगने वाले पोल की लंबाई चौड़ाई। तो खो खो खेल में जो पोल की लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, वह जो है 1.2 मीटर से 1.25 मीटर होती है, तथा मोटाई जो है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। फिर तीसरा है खो खो खेल मैदान कैसा होता है, उसकी दूरी बताइए। तो खो खो खेल जो मैदान होता है उसकी लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर होती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि खो खो खेल की एक पारी कितने समय तक खेली जाती है। तो खो खो खेल की एक पारी 7 मिनट तक खेली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सक्रिय पीछा करने वाला खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को आगे के लिए कैसे सक्रिय करता है। तो खो बोलकर सक्रिय करता है। बस एक शब्द उत्तर। यदि भागने वाला खिलाड़ी को पीछा करने वाला खिलाड़ी छू देता है तो क्या होता है। तो आउट हो जाता है। ठीक है, आउट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है खो खो खेल खो खो पोल की ऊंचाई। तो खो खो पोल की ऊंचाई 1.2 से 1.25 मीटर तथा मोटाई कितनी होती है। मोटाई जो है इसका लिख सकते हैं, देखिए इसमें लिख सकते हैं 1.2 से 1.25, और इसमें 10 से 11 सेंटीमीटर। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं। 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय लिखा, खेलते समय खिलाड़ी प्रत्येक में खेलते हैं। अब इसका उत्तर क्या होगा आपका। देखिए इसमें दिया है खेलते समय प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है। खेलते समय टीम में खिलाड़ी प्रत्येक में मतलब 9 खिलाड़ी खेलते हैं। खो खो का मैदान कैसा होता है। खो खो का मैदान कैसा होता है बताइए। आयताकार होता है। ठीक। फिर इसके बाद दिला इसकी लंबाई 1.2 से 1.25 मीटर तथा चौड़ाई, क्षमा चाहेंगे, इसकी लंबाई पूछ रहा है। लंबाई इसकी 25 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर होती है। एक पारी 7 मिनट की होती है। जो लास्ट वाला प्रश्न है, एक पारी 7 मिनट की होती है। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह प्रतियोगिता विश्वरूप योग पीठ द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें आजमगढ़ जनपद स्तर के डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन आजमगढ़, जिसका सहयोगी
संगठन है उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के सहयोग से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रिय छात्रों, आपको एक फार्म दिया जाएगा, ध्यान से आप सुन लीजिए हमारी बात को। आपको एक फार्म मिलेगा, उस फार्म को आप भर करके जो भी व्यक्ति आपके विद्यालय पर पहुंचेगा उसे आप प्रदान कर देंगे। इसके बाद आपके ही विद्यालय पर एक छोटा सा पेपर यानी परीक्षा पेपर, प्रतियोगिता का परीक्षा पेपर दिया जाएगा। आप उसमें दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि उत्तर सही मिलता है, आप सफल होते हैं, तो आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और यदि आप अत्यधिक अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो आपको इस ट्रस्ट के माध्यम से एक योग यूनिफॉर्म निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो प्रिय छात्रों, यह प्रतियोगिता बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं लगाना है। आप इसमें सम्मिलित हों और फॉर्म भरते समय ही आपको एक पुस्तक प्रदान की जाएगी। जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, सारी चीज़ों को आप अपनी पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकते हैं और इसके उत्तर खोज सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया कि इस प्रतियोगिता में 4 अध्याय को शामिल किया गया, जो पुस्तक आपको प्रदान की जाएगी। पहला अध्याय, चौथा अध्याय, 6वां अध्याय और 11वां अध्याय को आप व्यवस्थित पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रतियोगिता को आप अच्छी तरह से सम्मिलित होंगे और अच्छे अंकों से पास करेंगे। नमस्कार।